आप जानती हैं कि पिता की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होता है। ये अधिकार कितना होता है और किन धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, सिख और जैन धर्म पर लागू होता है। अब इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी शब्द के क्या मायने हैं। प्रॉपर्टी में चल और अचल संपत्ति दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है जो पूर्वजों से विरासत में मिलती है, और दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसे हम अपने फंड से खरीदते हैं, अपनी मेहनत से खरीदते हैं। तो पहले बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत परिवार के सदस्यों में संपत्ति किस प्रकार विभाजित होगी, वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निर्धारित किया गया है। इस कानून के अंतर्गत सेक्शन 14 के द्वारा पहली बार महिलाओं को संपत्ति का पूरा अधिकार दिया गया था। अब सेक्शन 14 के लागू होने के लिए ये बहुत जरूरी था कि महिला का उस संपत्ति पर मालिकाना अधिकार भी हो और उस संपत्ति पर उसका कब्जा भी हो। ये संपत्ति मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है। इसमें वो संपत्ति भी शामिल मानी जाएगी जो वसीयत, विरासत में मिली हो, या ऐसी संपत्ति जो गिफ्ट या स्त्रीधन के तौर पर शादी से पहले या शादी के बाद या खुद किसी संपत्ति को खरीदा हो। ये सब प्रकार की प्रॉपर्टी इस सेक्शन में इंक्लूड मानी गई है। यहाँ आप ऐसे समझिए कि जहाँ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को तो विल के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम कर सकता था, वहीं पैतृक संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किस प्रकार उसके परिवार के सदस्यों में विभाजित होगी, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डिसाइड करता था। तो जहां विल के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को कोई भी संपत्ति दे सकता था, लेकिन यदि विल ना हो या पैतृक संपत्ति का मामला हो तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम राइट्स मिले थे और संपत्ति का अधिकार उस प्रकार नहीं मिला था, जिसकी वजह से 2005 में संशोधन किए गए। 2005 में इस कानून के सेक्शन 6 में संशोधन किया गया, जिसमें पत्नी और बेटियों को बेटों के बराबर सहदायक यानी को पार्टनर माना गया। साथ ही ये प्रावधान भी किया गया कि अगर पिता की मौत 2005 से पहले भी हुई हो तो भी महिला को संपत्ति में अधिकार मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लेकर कानून महिलाओं के अधिकार किस प्रकार सुरक्षित करता है। कोई भी व्यक्ति वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता है, लेकिन यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत बनाए होती है तो महिलाओं को पिता की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में अधिकार किस प्रकार सुनिश्चित करना होगा। तो यहाँ कानून ने पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों के बीच का अंतर खत्म करते हुए ये साफ कर दिया कि यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है तो भी महिलाओं को सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में उसी प्रकार बराबर का हक मिलेगा जिस प्रकार पैतृक संपत्ति में दिया गया है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी महिला की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है तो उस महिला के पास जो संपत्ति है उसका विभाजन किस प्रकार किया जाएगा। यहाँ कानून ने संपत्ति के विभाजन को लेकर ये कहा कि यदि महिला को ये संपत्ति पिता के द्वारा मिली है तो महिला की मृत्यु के बाद यदि उसके खुद के अपने बच्चे नहीं हैं तो ये संपत्ति वापस पिता की दूसरी लीगल हेयर्स को मिल जाएगी, और यदि महिला को ये संपत्ति पति के द्वारा मिली है तो बिना वसीयत किए अगर ऐसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति पति के लीगल हेयर्स को वापस मिल जाएगी। तो सरल भाषा में अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि महिला के पास जो संपत्ति जहां से आई है, अगर उसके अपने बच्चे नहीं हैं तो वो वापस वहीं चली जाएगी। अब ऐसी स्थिति से बचने का एक सरल और आसान तरीका यही है कि अपने जीवित रहते हुए महिलाओं को अपनी वसीयत जरूर बनानी चाहिए ताकि वो अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सके। देखिए, संपत्ति का विभाजन
क्लास ऑफ लीगल हेयर्स के हिसाब से किया जाता है और इसमें विधवा, बेटा और बेटी बराबरी के हकदार होते हैं। लेकिन जहां एक से अधिक विधवा हो तो उसमें संपत्ति का एक हिस्सा ही बराबरी में बांटा जाएगा। इसे उदाहरण से समझिए कि यदि 2 विधवा हैं और 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं तो संपत्ति के 7 हिस्से नहीं होंगे, 6 हिस्से होंगे, और जिसमें दोनों बेटियों का एक एक हिस्सा, तीनों बेटों का भी एक एक हिस्सा, लेकिन जो 2 विधवा हैं उनके बीच में एक हिस्से को बराबर बांट दिया जाएगा। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां भी देखी गई हैं जहां पति की मृत्यु के वक्त पत्नी प्रेग्नेंट होती है। अब ऐसे में होने वाले बच्चे के क्या अधिकार होंगे? पिता की मृत्यु के समय गर्भ में पल रहे बच्चे को कानून जन्म ले चुके बच्चे के बराबर ही समझता है और ऐसे में बच्चे को हर वो अधिकार मिलेगा जो उसे तब मिलता यदि वो अपनी पिता की मृत्यु से पहले जन्म ले चुका होता। अब मान लीजिए किसी परिवार में एक से अधिक सदस्य एक साथ किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं और ये निर्धारित नहीं हो सकता कि किस सदस्य की मृत्यु पहले हुई और किस सदस्य की बाद में, तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी कानून में एक खास प्रोविजन रखा गया है जहां संपत्ति के अधिकार को डिसाइड करने के लिए ये मान लिया जाएगा कि जिस सदस्य की उम्र ज्यादा थी उसकी मृत्यु पहले हुई और जिस सदस्य की उम्र कम थी उसकी मृत्यु बाद में हुई। अब आपको एक चीज और भी बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति के मर्डर करने का आरोप सिद्ध हो जाता है जिसका वो लीगल हेयर है, तो वो व्यक्ति लीगल हेयर होने के बावजूद संपत्ति पाने का अधिकार खो देता है। साथ ही धर्म परिवर्तन के कारण भी आप संपत्ति का अधिकार खो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की बीमारी या डिफॉर्मिटी इस अधिकार को खोने का कारण कभी नहीं हो सकता। अधिकार अधिनियम 1956 या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, सिख और जैन धर्म पर लागू होता है। अब इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी शब्द के क्या मायने हैं। प्रॉपर्टी में चल और अचल संपत्ति दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है जो पूर्वजों से विरासत में मिलती है, और दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसे हम अपने फंड से खरीदते हैं, अपनी मेहनत से खरीदते हैं। मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है। इसमें वो संपत्ति भी शामिल मानी जाएगी जो वसीयत, विरासत में मिली हो, या ऐसी संपत्ति जो गिफ्ट या स्त्रीधन के तौर पर शादी से पहले या शादी के बाद या खुद किसी संपत्ति को खरीदा हो। ये सब प्रकार की प्रॉपर्टी इस सेक्शन में इंक्लूड मानी